ये जो कॉमन डाउट्स ऑफ द ऑडियंस है, करेक्ट। मैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से ही बात कर रही हूँ कि आपके क्लिनिक में कोई आता है और वो पूछता है आपसे, सबसे पहले आज से उनका पहला क्वेश्चन होता है, सर कितने पैसे लगेंगे? ठीक है, सर मेरा दर्द कब तक चला जाएगा, सर कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, वगैरह वगैरह क्वेश्चंस। उनके सबसे पहले डाउट रहता है कि कितना टाइम लगेगा और दर्द होगा या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दर्द करोगे क्या। आई रिमेंबर माई सेल्फ, मैं जब पहली बार आपके पास आई थी, मैंने आपको अपना पूरा केस हिस्ट्री बताया और मेरा साइकोलॉजी ऑफ पेशेंट यही था, मैं कब तक ठीक हो जाऊँगी, गिव मी अ डेट, गिव मी अ टाइम रेंज, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। क्या ये साइकोलॉजी सही है, या फिर हम एज अ पेशेंट कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं, मुझे अब एक पेशेंट बनने के बाद, ठीक होने के बाद समझ आ रहा है कि ये चीज़ें आर नॉट टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो मेरा सवाल ये है कि आप एक तो इन पे डाउट्स को क्लियर करो, दूसरा ये कि व्हाट शुड अ पेशेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। सो ये बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपने क्लिनिक पर की हैं हमारे, और ये सभी फिजियोथेरेपिस्ट एक्सपीरियंस करते हैं जो भी क्लिनिकली जुड़े हुए हैं इस प्रोफेशन से। एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए पेशेंट की एक थेरेपिस्ट से, ये उसके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, कभी भी कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी डॉक्टर आपकी पूरी तरह से हेल्प नहीं कर सकता है। ओके, इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस, दोनों को ही मिलके गोल को अचीव करना पड़ेगा, जिसमें थेरेपिस्ट आपकी बहुत हद तक हेल्प करते हैं, बट जब तक अगर पेशेंट उसमें कोऑपरेट नहीं करेगा, बताई हुई एक्सरसाइजेस को परफॉर्म नहीं करेगा, जो उसके पॉस्चर्स उन्होंने एक्सप्लेन किए उनको सही से ध्यान में नहीं रखेगा और अपनी मसल स्ट्रेंथ या कंडीशनिंग पे ध्यान नहीं देगा, तो उसका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली आप कृष्ण हो और अर्जुन तो नहीं पेशेंट नहीं, खुद ही ऐसा होता बिल्कुल भी है। नहीं। इट्स जस्ट कि इट इज़ अ ऑलवेज 2 वे प्रोसेस है, मतलब हाँ, आपको दोनों को ही मिलके अपने बट यू आर गोल को देयर टू अचीव करना गाइड, पड़ेगा। यस, यू आर देयर टू वी आर गाइड देयर टू ओनली। हेल्प यू। यस, एग्जैक्टली। और हम लोग वहाँ पे पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं ताकि पेशेंट का मैक्सिमम रिकवरी जल्दी से जल्दी हो सके। सेकंड, आपने बोला कि डाउट सबसे बड़ा यही रहता है कि पैसा कितना लगेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डीप इनसाइट पेशेंट को समझने की ज़रूरत है। दो आई अंडरस्टैंड कि ये एक थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट रहता है। ओके, आपका एक सिंगल ट्रीटमेंट सेशन कैन लास्ट फ्रॉम मिनिमम 400 रुपीज़ to 1000 रुपीज़ ऑल्सो, समवेयर 1500 रुपीज़ ऑल्सो, समवेयर 2000 रुपीज़ ऑल्सो, और समवेयर 200 रुपीज़ ऑल्सो। ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन अ टाइप ऑफ area or type of patient where you are टाइप ऑफ डॉक्टर्स। doctors. Okay, यस। ट्रीटमेंट कॉस्टली तो है, बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर, जैसे सपोज मैं एग्जांपल दूं, आपका बैक पेन है, ओके, एंड आपको छोटा सा एक माइनर सा नर्व, हल्का सा डिस्क बल्ज हुआ है और इसकी वजह से नर्व पे कंप्रेशन है। ओके, एंड यू आर नॉट ट्रीटिंग दैट कंडीशन बिकॉज ऑफ मनी, एंड आप उसको डिले किए जा रहे हो। ओके, तो होगा क्या कि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन जाएगी, फिर यू एंड अप इन अ सर्जिकल प्रोसीजर। तो फिर आप एक कॉस्ट को निकालो, एक सर्जरी की प्रोसीजर की। एक गवर्नमेंट सेक्टर हम छोड़ देते हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर में हम एक सर्जरी बैक पेन के लिए जाते हैं तो मिनिमम वो कितना कॉस्ट करता है। लाख से ज़्यादा। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, एक अच्छी सर्जरी एक अच्छे हॉस्पिटल में मिनिमम 3 to 4 lakhs। ओके, नाउ यू सी द कॉस्ट। ओके, एंड अगर आप उसी चीज़ को एक प्रिवेंटिव उसमें देखो और थेरेपिटिकली उसको थेरेपी के फॉर्म में उसको ट्रीट करो, तो आपका कितना पैसा खर्च हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मान लो 400 रुपये का एक बेसिक लेके चलते हैं। ओके, आपने 10 सेशंस लिया, आपके थेरेपिस्ट ने बोला 20 सेशंस लेने हैं और से 1 मंथ का सेशन लेना है। हाउ मच इज इस 12,000 रुपीज़। और मैं कहता हूँ चलो 3 महीने भी ट्रीटमेंट में लगते हैं। ओके, कितना हो गया? 36,000 रुपीज़, विच इज़ नथिंग कंपेरेटिव टू ए सर्जिकल प्रोसीजर विच इज़ कॉस्टिंग यू 4 or 5 lakh रुपीज़। सो देयर इसमें थेरेपिस्ट का रोल आता है कि उनको पेशेंट को एक्सप्लेन Aware करे, करें। उनको अवेयर करे कि आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर आपने ये चीज़ को यहाँ पे अवॉइड किया। तो अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे बॉडी में कोई नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है, ओके, और डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया 5 डेज़ का एंटीबायोटिक का कोर्स, बट आपने उसको डिले किया और उसको अवॉइड किया और आपने उसको ट्रीट नहीं किया प्रॉपरली, तो होगा क्या? वो इन्फेक्शन आपके पूरे शरीर में फैलेगा और आपके बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करेगा, और यू विल एंड अप इन अ वेरी बिगर सिचुएशन जहाँ पे आपकी कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी ट्रीटमेंट की और पूरे प्रोसीजर की। तो फिजियोथेरेपी देखने में पर्टिकुलरली लगता है कि महंगा है, बट अगर आप देखो कि वो आपको इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाता है जिनकी कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो उस वे में तो ये बहुत ही चीप और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जो कि लोगों को, मुझे लगता है कि परस्यू करना चाहिए। यहाँ पे मुझे 2 बातें बोलनी है। जैसे आपने ये बोला कि
क्वांटिफाई किया कॉस्ट मनी वाइज में, Exactly. है ना, मगर व्हाट अबाउट द स्कार्स, द मेंटल ट्रॉमा, थकान एंड द डिफ़िकल्टीज़ वन गो थ्रू जब वो सर्जरीज करा लेते हैं? क्योंकि इतनी तो बात मुझे समझ आ गई कि बॉडी के साथ अगर कोई भी, आई एम यूजिंग द वर्ड, छेड़छाड़ हो जाए बिल्कुल। तो बॉडी एग्जैक्टली वैसी नहीं रहती है जैसे पहली थी, और एग्जैक्टली सर्जरीज़ के बाद आपकी कोई भी ऑर्गन वैसा नहीं रहता है, एंड आपको हमेशा वो चीज़ फील होगी कि अब आपका टीयर भी हो गया है या कोई सर्जरी भी हो गई है, दैट कैन नेवर गो बैक टू नॉर्मल 100%। करेक्ट। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस ट्रॉमा से बचने के लिए फिजियोथेरेपी बेस्ट ट्रीटमेंट है। बिल्कुल सही पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया, और इसमें बस यही है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंस क्या चीज़ रखती है। ओके, सर्जरी के इंडिकेशंस अलग होते हैं, प्रिवेंटिव थेरेपीज़ के इंडिकेशंस अलग होते हैं, और हर चीज़ के इंडिकेशंस अलग होते हैं, जहाँ पे हर मेडिकल प्रोफेशनली जो भी लोग जुड़े हुए हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट से, वो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, आपको काउंसल करते हैं और आपको समझाते हैं, और आपको समझने की ज़रूरत है उन चीज़ों को। और मुझे ये भी बोलना था कि हम फिजियोथेरेपी को हमेशा, मैंने इंडिया में एक ख़ास तौर से बात नोटिस की है कि इग्नोर करते आए हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ बहुत इग्नोरेंस बहुत अटैच टू ज़्यादा। फिजियोथेरेपी। अगर मेरी मम्मी है, मेरी चाची हैं, अभी धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं रेगुलरली फिजियोथेरेपी जा रही थी, तो इनके अंदर अवेयरनेस आई कि अच्छा, अगर मेरे नेक में स्पैज़म है या मेरी किसी की बाजू नहीं, प्रॉपर मोबिलिटी नहीं आ रही है, लेडीज़ की होती है, वो इतना काम करती हैं, मोबिलिटी इश्यूज़ आने लगते हैं। तो जब मेरे घर में एक व्यक्ति जो फिजियोथेरेपी जा रहा है और वो फिजियोथेरेपी से ठीक होता हुआ उन्हें दिख रहा है, उसकी वजह से उनके अंदर अवेयरनेस आई है और बाकी लोग आने लग गए, पापा आने लग गए, मम्मा, चाची, एंड इनफैक्ट भाई भाभी, मेरा तो पूरा परिवार आया है। प्रिवेंटिव प्रोग्राम आई गेस। Exactly, दैट इज exactly. व्हाट द इम्पोर्टेंट इज। यही तो हमें चाहिए ना, कि आपको वो कंडीशन होने ही नहीं दिया जाए, उससे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दे लो और एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लो, वो आपको छोटी छोटी चीज़ें बताएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एक और चीज़ अटैच्ड है कि लोगों को लगता है, कि मुझे भी ऐसा लगता था, तभी मैं ये बात बोल रही हूँ, कि जब सर्जरी हो जाएगी तो इसका मतलब उनका काम ख़त्म, अब तो सर्जरी हो गई, अब ख़त्म। मतलब ये सबसे बड़ा झूठ है, आई शुड से। वो एक वर्ड यूज़ किया जाता है दैट मैरिज इज़ नॉट फिनिशिंग लाइन, इट इज़ द स्टार्टिंग लाइन। सेम लाइक सर्जरी इज़ नॉट द फिनिशिंग लाइन, इट इज़ द स्टार्टिंग लाइन। एंड वहाँ से तो कहानी शुरू हुई है। अब आपने सर्जरी करा ली है, एंड आई रिमेंबर मेरे सर्जन का डायलॉग था व्हेन मैं ओटी से बाहर निकल के आई। उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम्हें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो डरना नहीं है, और एक पेन, मतलब डर और पेन से घबराना नहीं है। और अब मेरा काम हो चुका है, माई जॉब इज़ डन, रेस्ट रिकवरी इज़ ऑन योर फिजियोथेरेपी। और ये डर और पेन वाला जो पॉइंट आपने अभी बोला, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला आपने, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यही ज़्यादातर रहता ही है कि हम फिजियोथेरेपी कराएंगे और हमें बहुत दर्द होगा। ये ज़्यादातर लोगों के परसेप्शन है, बट ऐसा नहीं होता है। दर्द कुछ समय तक होता है, और उस दर्द से तो बहुत ही बेहतर है जो सर्जरी के बाद होता है, और उसके बाद जब उनका रिहैबिलिटेशन हमें करना पड़ता है। तो थोड़े बहुत टाइम के लिए दर्द के बिना भी थेरेपीज़ होती हैं जहाँ पे, बट हाँ, कहीं कहीं पॉइंट्स पे थोड़ा बहुत पेन आपको टॉलरेट करना पड़ता है, बट वो डेली बेसिस पे धीरे धीरे करके इम्प्रूव करता है। तो वहाँ पे अवेयरनेस अगेन और एजुकेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसका मतलब फिजियोथेरेपी कराते हुए डर और पेन से नहीं घबराना है, क्योंकि वो शायद वो थेरेपी का पार्ट ही है। अगर दर्द नहीं होगा तो फिर आप ठीक कैसे हो गए? ये एक बेसिक सी चीज़ है जो शायद लिसनर्स को, ऑडियंस को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये बात तो फिक्स रही कि आप फिजियोथेरेपी सर्जरी से पहले कराओ या ना कराओ, सर्जरी के बाद भी आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत तो है। अगर किसी की ये मिसकंसेप्शन है तो वो प्लीज़ दूर कर ले ऑलरेडी। अगर आप ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं और साथ ही साथ एंटरटेन भी होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।